चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में ना। देखो हम लोग एल्काइल हैलाइड की 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, उनको देखेंगे सारी चीजें। देखो हेडिंग है हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की आप 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो। सबसे पहला एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहली रिएक्शन बेटा आप लोग पढ़ोगे रिएक्शन नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आप बेटा कौन सी पढ़ते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेटा थर्ड रिएक्शन जो आप पढ़ते हो, वो थर्ड रिएक्शन आप पढ़ते हो रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो आप 3 तरह की रिएक्शन पढ़ते हो। अब देखो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप फर्दर 2 तरह की रिएक्शन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको आप SN1 रिएक्शन भी बोलते हो। कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, है ना। अब और भी बहुत सारी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जैसे SN1 के बाद SN2 है, SNI है, SNNGP है। तो SNI SNNGP हम आगे करेंगे, पहले इन 2 को देखते हैं ना। सेकेंड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखना लाइट तो नहीं आ रही, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, देखो लाइट तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, हाँ। देन फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप 2 तरह की पढ़ते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन आप 2 तरह की पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो अल्फा एलिमिनेशन, या जिसको हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, है ना। तो एक तो होती है अल्फा एलिमिनेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। ये आपको कहां मिलेगी, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन या 1,1 एलिमिनेशन को हम पढ़ेंगे रीमर-टीमर रिएक्शन में, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कार्बामेलामाइन टेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ सेकंड होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या उसी को बोलते हैं बेटा 1,2 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इवन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा E2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, E2 रिएक्शन बोलते हैं। बोलो आसान है, समझ पा रहे हो, कर लेंगे, है ना। देखो इनको आने के साथ साथ है ना, आप देखोगे कुछ जगह पर एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपस में क्या करते हैं, कंपीट करती है, यानी इनकी जो कंपटीशन चलता रहता है
है ना, तो वो भी देखेंगे कंपटीशन कैसे चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में आप कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे? सबसे पहली रिएक्शन आप पढ़ोगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। और क्या पढ़ोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ये दो रिएक्शन आप मेन पढ़ते हो, है ना। और क्या पढ़ोगे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ लोगे, है ना। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो है आपकी, वो आपकी क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके क्लास 11th के सिलेबस में, ठीक है। इस तरह कोरेहाउस सिंथेसिस है, वो भी क्लास 11th के सिलेबस में, 12th के में नहीं है, लेकिन हम 11th भी कवर करके चल रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनिक ज्यादा बेटर हो और हम लोग कंपटीशन नीट का एग्जाम और बोर्ड तो देंगे ही देंगे, नीट का एग्जाम भी अच्छे से दे पाए। तो कोरेहाउस भी यहीं पे करें या आगे कर लें? बोलो, यहीं कर लें। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो चलो एक बार आप इसको क्विकली नोट करो, देन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक दिन में सारा पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो फटाफट से नोट करो बच्चों। चलो तो बच्चों अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहली रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है, एनसीईआरटी में जो जो बातें दी गई है हम उनको भी लिखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, द फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं NSR। सबसे पहले क्या याद रखना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ज्यादा एल्काइल हैलाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज characteristic reaction of alkyl halide, यानी इन जनरल अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, दो तरह की है, SN1 और SN2। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, है ना। तो हमारी सबसे फर्स्ट रिएक्शन है ए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखो नाम बता रहा है SN1, मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो 1 है। अब ऑर्डर किस में निकालते थे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में, याद है? तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1 है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? 1 है, तभी तो बोला यूनिमोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल है। दैट मीन मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगी रिएक्शन की? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। मॉलिक्युलरिटी भी क्या होती है बेटा? 1 होती है। इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट है, वो रिएक्शन का जो रेट है, अब वो सही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट का मतलब है बेटा रिएक्टेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट हम यूज करते हैं, लेकिन रिएजेंट को यूज नहीं करते रिएक्शन के रेट को निकालने में। इसलिए ऑर्डर देखो क्या है? 1। और
एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है सबस्ट्रेट का, इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पोलर प्रोटिक मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक मीडियम को यूज करते हैं। और पोलर प्रोटिक मीडियम करता क्या है? रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो पोलर प्रोटिक मीडियम, पोलर प्रोटिक मीडियम helps in increasing the speed या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट या स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब सवाल ये आता है कि यार पोलर प्रोटिक मीडियम होते क्या है? ऐसे मीडियम जो पोल्स बनाए, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, वो तो गए पोलर। प्रोटिक मतलब क्या है? जो H पॉजिटिव आयन दे। जैसे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? वाटर, वाटर यानी H2O। ठीक है, वाटर क्या करेगा? H और OH, देखो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, देखो पोलर भी है, यानी पोल भी बना रहा है और H पॉजिटिव भी दे रहा है। और क्या हो सकता है? मैंने बोला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो क्या है? CH3COOH, दैट मीन CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये भी क्या है? पोलर प्रोटिक। और क्या हो सकता है? इथेनॉल, इथेनॉल तो जानते ही है सब, C2H5OH। अब ये भी क्या करेगा? C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये वो मीडियम है, और भी बहुत सारे जो H पॉजिटिव देते हैं, ये तीन में याद रखने। तो कैसे मीडियम है? पोलर प्रोटिक। अब रिएक्शन में जैसे ही पोलर प्रोटिक मीडियम दिख गया ना, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए यार ये SN1 के हिसाब से हो रही है, इसलिए एग्जामिनर ने मीडियम पोलर प्रोटिक दी है। बोलो क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट स्टेप यही लिख देता हूं, कंप्लीट्स इन 2 steps and intermediate कार्बोकैटायन इज फॉर्म। याद रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है यहां पर, और रिएक्शन कंप्लीट होती है कितनी स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if substrate is optically active, then racemic mixture is formed। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा क्या बनेगा? रैसमिक मिक्सचर बनेगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, देखो और सीखो। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं किसका? मैकेनिज्म। देखो जैसे हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन या कोई भी इंटरमीडिएट बनता है, इन जनरल वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी वो स्लो होती है। तो ये स्टेप कैसी स्टेप है? स्लो है, जिसकी वजह से ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब वो स्टेप जिसमें आप केमिकल काइनेटिक्स को यूज करके रिएक्शन की स्पीड को निकाल सकते हो। बोलो समझ आया? चलो अब देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, मेरा कंपाउंड है CH3, यहां पर Cl ले लेते हैं,
ठीक है, यहां पर H ले लिया और ये ले लिया C2H5। सबसे पहले चेक करो क्या ये सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या इसके पास कायरल कार्बन है। क्या होता है कायरल कार्बन, जिससे चारों एटम अलग अलग जुड़े हो, दैट मींस ये कायरल कार्बन या सबस्ट्रेट कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो जरा मुझे ये और बताओ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नंबरिंग करें, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी C2H5, पहले पिछले लेक्चर में बताया ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते हैं, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ को नंबर नहीं देते तो देखो बेटा रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये बेटा डी फॉर्म। अब होता क्या है, सबसे पहले यहां से माइनस हो जाएगा Cl नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव माइनस हुआ तो क्या बचा आपका कार्बन, यहां पे CH3, यहां पर H और यहां पर C2H5, और अब Cl निकला तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर कार्बन है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल। अगर Cl निकल गया तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल खाली हुआ, p ऑर्बिटल ना यार। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, याद है। ये तो ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड में क्या होता है 1s2 2s1 2p3, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी क्लोरीन निकला तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकाला है, इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो क्या हो जाएगा 2p2, एक ऑर्बिटल खाली हो गया। यानी अब वो p ऑर्बिटल जो है, कौन सा ऑर्बिटल खाली हुआ है बेटा, p ऑर्बिटल खाली हुआ है ना। होना क्या चाहिए था 2p3, जरा कंफ्यूज मत हो, पहले 2p3 था लेकिन एक निकल गया, एक ऑर्बिटल खाली। अब वो ऑर्बिटल हमें नहीं पता ना ये वाला या ये वाला है, तो मैं तो किसी एक में भी पॉजिटिव लिख देता हूं। हम तो ये मान रहे हैं दोनों खाली है भाई, दोनों खाली है। कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूं चलो, ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना हो। पॉजिटिव का मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है ना। अब देखो क्या होगा, ये थी स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अब फास्ट स्टेप है तो अब क्या है, देखो आपके पास कंपाउंड क्या है, कार्बन, यहां पर CH3, यहां C2H5 और यहां पर H। ये यहां पर p ऑर्बिटल खाली, ये p ऑर्बिटल खाली। यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, है ना। अब क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। क्या Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियस लविंग था, और अब ये Nu नेगेटिव भी न्यूक्लियस लविंग होगा। आप इसको चाहो तो OH नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब भी ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। अब देखो सुनो, ये OH तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है अभी। अब ध्यान से देखो, एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इससे रिएक्शन का क्या नाम हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या किया, सब्स्टिट्यूट कराया, यानी उसको हटा करके खुद जुड़ गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका काम क्या है, ये कहां पे आएगा तो फाइनली कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में ही। तो या तो यहां से आ सकता है ऐसे सीधे, इसको बोलेंगे फ्रंट साइड, वेरी गुड, फ्रंट साइड अटैक, सामने से हमला कर रहा है। या फिर कहां से आ सकता है, पीछे से आ सकता है, पीछे वाले में आ सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड, वेरी गुड, बैक साइड अटैक। अब जैसे ही अटैक करेगा तो होगा क्या, देखो पहले हम फ्रंट साइड अटैक करा रहे हैं, जैसे ही फ्रंट साइड अटैक कराया तो कार्बन यहां पे ऊपर CH3, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे अटैक करेगा वैसे ही वो इस H को रिपेल करेगा, और H रिपल्शन की वजह से इस तरफ आ जाएगा और C2H5 इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर खिसक जाता है, इस तरह से अटैक होता है। जब बैक साइड अटैक करेगा, जब बैक साइड अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है,
और यहां देखो CH3, अब C2H5 खिसकेगा और C2H5 यहां आ गया और H यहां आ गया। जब यहां अटैक करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा ना, दो कंपाउंड बन गए। ठीक है, अब जरा देखो प्रायोरिटी की बात करते हैं, फिर से कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहां पे अगर न्यूक्लियोफाइल कोई भी है, मैंने बोला OH है, तो OH है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी? C2H5। और थर्ड प्रायोरिटी बोलो रोटेशन कैसा हुआ मुन्ना? क्लॉकवाइज, यानी कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। यहां पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल, सेकंड प्रायोरिटी C2H5 और थर्ड प्रायोरिटी CH3। तो 1 से 2 और 2 से 3 कैसा हुआ? एंटी क्लॉक, यानी कौन सी फॉर्म बेटा? एल फॉर्म। और देखो एक रिएक्शन में सेम कंपाउंड, यानी ये दोनों एनेंटियोमर है आपस में, लेकिन एक साथ मिक्स होके निकल रहे हैं ना, इसलिए ये दोनों हैं क्या रियल में? रेसिमिक। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर। बोलो ये बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अब सुनो एक चीज और, आप एक चीज देख रहे हो कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? कार्बोकैटायन। और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो एक बार इसको नोट करो, फिर उसको लिखवाता हूं और फिर वहां से हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना? करो बेटा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई हैं SN1 में। अब SN1 लगभग खत्म हो गई है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप एक चीज देख रहे होगे, अगर सबस्ट्रेट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, सबस्ट्रेट अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो डी फॉर्म से डी फॉर्म भी बन रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और डी फॉर्म से एल फॉर्म भी बन रही है, यानी इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन और रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होता है अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है। तो किसमें होता है? SN1 रिएक्शन में, है ना? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, if substrate is optically active, then retention in configuration and inversion in configuration takes place simultaneously, एक साथ दोनों चीजें हो रही है ना? यानी अगर आपका सबस्ट्रेट है, लाइट का ध्यान रखना, अगर आपका सबस्ट्रेट है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव में मानो डी फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पे है, लाइट तो नहीं आ रही, तो अब होगा क्या? या तो डी फॉर्म से डी फॉर्म बनेगी, या फिर और साथ में एल फॉर्म भी बनेगी। दैट मीन्स दोनों फॉर्म बनती है। जब डी से डी बन रही है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और जब डी से एल बन रही है तो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। बोलो पता चला? अब देखो एक चीज और सुनो, इन SN1 रिएक्शन, देखो लाइट तो नहीं आ रही, इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। क्या बन रहा है बेटा? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बोलो समझ आया? बोलो है आसान? जैसे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया C6H5CH2Cl, दूसरा एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl, तीसरा CH3C CH3CH3Cl, फोर्थ एग्जाम्पल CH3CH CH3 और Cl, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2Cl एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज CH3Cl। ठीक है, अब मैंने बोला कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। अगर आप इसका कार्बोकैटायन बनाओगे क्या बनेगा? C6H5 इज बेंजीन, C6H5 इज बेंजीन, और उससे कौन जुड़ा है? CH2। कार्बोकैटायन बनाया यानी Cl हटाया तो पॉजिटिव आ गया, और क्या बना? बेंजाइल कार्बोकैटायन बना। दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। देन उसके बाद अगर ये Cl हटाया तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। ये क्या है? एलाइलिक। वेरी गुड, एलाइलिक कार्बोकैटायन। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां पे भी रेजोनेंस हो रही है। अच्छा सुनो, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और एलाइलिक कार्बोकैटायन में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसीलिए। अब रीजन बता रहा हूं, याद रखना है ना। नेक्स्ट यहां पे देखो, जैसे ही मैंने Cl को उड़ाया तो क्या बना? इंटरमीडिएट CH3 पॉजिटिव। कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 3 डिग्री कार्बो। यहां पे Cl उड़ाया तो CH3 CH पॉजिटिव और CH3, बोलो कितना डिग्री? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां पे Cl उड़ाया तो CH3 CH2 पॉजिटिव, कितना डिग्री? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहां Cl उड़ाया तो सिर्फ CH3 पॉजिटिव, दैट मींस मिथाइल कार्बोकैटायन। अब बताओ क्या बोला हुआ है? एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। दैट मींस रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा ये होगा, देन ये और ये। बोलो समझ आया? आसान है। अच्छा एक चीज और सुनो, आगे बढ़ रहे हैं जरा। एक जगह और रिएक्टिविटी हम देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एक पॉइंट और लिखूंगा मैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 reaction is directly proportional to लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब जितना ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यानी आसानी से निकल जाएगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। या आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो, जो जितना ज्यादा अच्छा एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है? वीक होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा? वीक होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, फिर वहां से एक्सप्लेन करूंगा। देखो मेरा एग्जांपल है CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I। बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? एक चीज सुनो, अगर मैं बेस के एसिड के बारे में बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, आपको समझाने के लिए मैंने बोला HF, HCl, HBr और HI। बोला सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? जो सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन दे,
सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन कौन देगा? HI देगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? HI है, HF नहीं है। HF भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये HI सबसे स्ट्रॉन्ग है। समझ आया? तो अगर सबसे अच्छा एसिड HI है तो जब इसको तोड़ोगे तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव और I। तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा? कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? I नेगेटिव। और सबसे वीक है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम। और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। इसीलिए सबसे आसानी से आई निकल जाता है और इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। और सुनो, आई का ग्रुप जो है, एक तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसकी वो सबसे कम है। दूसरा लार्ज एटम है और जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? आई नेगेटिव आयन बनाएगा। और आपने सुना होगा नेगेटिव ऑन लार्ज साइजेस मोर स्टेबल। तो जब टूटता है आई नेगेटिव बनाता है ना तो बना के ही बहुत स्टेबल रहता है। जबकि एफ नेगेटिव को तोड़ोगे ना तो एफ नेगेटिव आयन ये बनाएगा और एफ नेगेटिव इज लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑन स्मॉल साइज इज लेस स्टेबल, जबकि नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। अरे बोलो हाँ या ना? समझ पाए? बोलो आसान है, कर पाओगे? तो इसको याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, चलो एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? SN2 रिएक्शन के बारे में, ताकि हम कुछ और बातें भी जान पाए इनके बारे में, है ना। तो SN1 रिएक्शन होती है आपकी समाप्त। जितना कराया है उतना मोर देन इनफ है, पहले उतना कर लेना, फिर तो आगे चीजें हो ही जाएंगी, है ना। ये आपने नोट कर ही लिया है। तो देखो हेडिंग डाल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो हमारी हेडिंग है बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। अब देखो सारी चीजें लगभग SN1 की तरह। सबसे पहली चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, क्योंकि बाइमोलिकुलर है ना, ठीक है। ऑर्डर 2 होगा। और मॉलिकुलरिटी भी कितनी होगी बेटा? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इज 2। तो ऑर्डर भी 2 और मॉलिकुलरिटी भी 2। दैट मीन्स जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट साथ में रिएजेंट, और दोनों की पावर 1 है, तभी तो ऑर्डर 2 आया। और 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, यानी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल भी आ रहा है और रिएजेंट का मॉलिक्यूल भी आ रहा है। बोलो समझ आया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन पॉइंट, पोलर एप्रोटिक। देखो एप्रोटिक, वहां पे क्या था? प्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक मीडियम इज यूज्ड। कैसा मीडियम यूज होता है बच्चों? पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज होता है इन SN2 रिएक्शन। और पोलर एप्रोटिक मीडियम के एग्जांपल सबसे कॉमन तो है आपका एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन? CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, है ना। और क्या होगा? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, फर्स्ट सेकंड, है ना। इसको हम शॉर्ट में ना एग्जामिनर आपको DMSO लिख के देता है।
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को क्या लिख के देगा, DMSO। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर CH3 और डबल बॉन्ड O। तो पहचानना आना चाहिए स्ट्रक्चर भी। थर्ड देखो हम बात कर रहे हैं, थर्ड है बेटा हमारा एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल क्या होगा बेटा आपका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। और एक और लिख लेते हैं DMF। देखो लाइट किसी पे आ रही है क्या, एसीटोन पर ज्यादा आ रही है, दिख रहा है ज्यादा आ रही है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, यहां इसको मिटा देते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। थर्ड हम बोल रहे हैं एसीटोन। एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप जानते ही। नेक्स्ट इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। शॉर्ट में बोलते हैं DMF। अब DMSO बच्चे जानते हैं, लेकिन DMF ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं ना, तो याद रखना डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इज HC डबल बॉन्ड O N और CH3 और CH3। बोलो पता पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। हमारा मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं ना। देखो यहां पे ऐसे मिक्सचर नहीं बन रहा है, हम सबस्ट्रेट को ऑप्टिकली एक्टिव ले रहे हैं। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहां पर हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ऐसे लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली, ये बात है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्टिव, if substrate is optically active, then inversion in configuration takes place। बोलो भाई चला। दूसरा पॉइंट जो और भी इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो, वोल्टन इन्वर्जन हमेशा होगी। वोल्टन इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन इन ज्योमेट्री। तो सबस्ट्रेट ऑप्टिकल एक्टिव हो ना हो, हमेशा वोल्टन इन्वर्जन जरूर होगी। तो हम बोल सकते हैं इन SN2 रिएक्शन वोल्टन इन्वर्जन, है ना, कैपिटल में लिखता हूं, वोल्टन इन्वर्जन ऑलवेज, वोल्टन इन्वर्जन ऑलवेज टेक्स प्लेस, हमेशा वोल्टन इन्वर्जन ही होगी। और वोल्टन इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्जन इन, हाँ, इन्वर्जन इन ज्योमेट्री में इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। बोलो पता चला। हाँ, तो कैसे, देखो देखते, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जाम्पल हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट ही ले रहे हैं, ठीक है। मेरा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, मेरा सबस्ट्रेट है C, यहां पर CH3 और यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल यानी Cl ले लो, है ना, यहां पे आपका H ले लो और यहां पे आपका D ले लो। व्हाट इज डी, ड्यूटेरियम, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो नंबरिंग करो, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी CH3, थर्ड प्रायोरिटी D। देखो रोटेशन कैसी हो रही है बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक है, कौन सी कैसी हो रही है, एंटी क्लॉक हो रही है। कौन सी फॉर्म, L फॉर्म बन रही है। अब होगा क्या, जैसे ही मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा हमेशा, देखो इन SN यहां लिखता हूं,
In SN2 reaction, in SN2 reaction, always backside attack takes place यानी हमेशा और हमेशा SN2 रिएक्शन में बैकसाइड अटैक ही होगा। दैट मीन न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? जहां पे हिंड्रेंस कम है, तभी तो पीछे से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यार एक क्लोरीन का बॉन्ड टूटा नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से आएगा तो क्लोरीन क्या है? बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको आने देगा? आने नहीं देगा, तो छुपके से पीछे से आएगा, इसलिए हमेशा क्या करेगा? बैकसाइड अटैक। बोलो समझ पा रहे हो? और जैसे ही इसने बैकसाइड अटैक किया तो आपकी बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल था, ये बॉन्ड बना रहा है किससे? कार्बन से, है ना, और क्लोरीन का बॉन्ड यहां पे टूट रहा है, यहां पर CH3 है, और यहां पर ड्यूटेरियम है, और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो पता चल रहा है? अरे बोलो। अब इस स्टेट को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। होती क्या है ट्रांजिशन स्टेट? स्टेट इन विच बोथ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड breakdown takes place simultaneously। यानी ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट है? वो स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो वो तो क्या कर रहा होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। और क्लोरीन क्या है? टूट रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बॉन्ड का ब्रेकडाउन। तो एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक होगा तो अब थर्ड स्टेप क्या आ गई? देखो, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया बेटा, देखो बन गया, यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे CH3 है, और फिर से रिपल्शन की वजह से D यहां चला गया और H यहां आ गया। बोलो दिख रहा है? अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करो जरा। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल को देंगे, सेकंड CH3 और थर्ड ड्यूटेरियम को, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और रोटेशन कैसी हुई? क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, यानी कौन सी फॉर्म बनी? डी फॉर्म बनी, है ना। अब इसी को बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यार वॉल्डन इन्वर्जन नहीं दिख रही, तो वॉल्डन इन्वर्जन किस तरह से दिखती है? वो इस तरह से दिखती है कि यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, यहां बना के बताता हूँ। देखो इस तरह से दिखती है वॉल्डन इन्वर्जन, कि पहले यहाँ पर एक आपका क्लोरीन लगा हुआ है, ये कार्बन है, इस तरह से CH3 D और H, और जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया, कार्बन और CH3 और D और H, देखो उल्टे हो गए ना। इसी को वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन वो ज्योमेट्री क्या हो गई? उल्टी हो गई है, ठीक है। बोलो ये बात समझ आई? तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि भैया SN2 रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकल एक्टिव है सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि SN1 में दोनों होते थे। अच्छा एक चीज सुनो, देखो ध्यान से, अगर न्यूक्लियोफाइल बैकसाइड अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो डर रहा है, जिस न्यूक्लियोफाइल को हटाना उससे डर रहा है, और डर को ही क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक बार नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, दो एक, है ना, करो बेटा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और अब SN2 रिएक्शन के खत्म होने का समय आ गया है। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स
SN2 रिएक्शन, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। देखो अभी अभी देखा हमने न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है? जहां पे हिंड्रेंस कम है, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात याद रखना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब गिरा हुआ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात की, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3CH, CH3Cl और CH3C, CH3CH3 और Cl। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर जो आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बहुत ध्यान से देखना, जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है आपका, क्या ये सबसे ज्यादा घिरा हुआ है, हिंडर्ड है? और जो सबसे ज्यादा हिंडर्ड होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो और सबसे कम हिंडर्ड कौन है? फर्स्ट वाला, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है, 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक CH3 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के साथ साथ 2 CH3 भी है, और यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तीनों CH3। तो सबसे कम हिंडर्ड कौन है? CH3। और सबसे ज्यादा हिंडर्ड कौन है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जिसकी हिंड्रेंस सबसे कम होगी। बोलो, पता चला? देखो एक चीज और, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो देखो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिविंग ग्रुप के। किसके? लिविंग ग्रुप के। और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी सेम एज SN1 रिएक्शन। बोलो पता चला? इसीलिए अगर मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN2 के लिए? CH3I होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगा? बोलो। यहां पे यार सुनो, अब एक क्वेश्चन है जहां पे मैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से सुनना, यहां खेल बदलेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये आने के चांसेस है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं मैं। एक बार लिख रहा हूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, और दूसरी बार भी लिख रहा हूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। एक बार बोला SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन आता है, और एक बार बोला SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो SN1 में पोलर प्रोटिक मीडियम यूज था, जिसकी वजह से I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, लेकिन SN2 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक मीडियम यूज हो रहा है, जिसकी वजह से F नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना? तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चीजें बदलेंगी, तो भाई ये बात याद रखना है ना। अब कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने को पता होनी ही चाहिए। कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन नहीं देते? ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुझे पता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, तो तुम परेशान मत हो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस 5 मिनट का और बचा हुआ है ना, ठीक है? वैसे उदास उदास चेहरे मत बनाओ, ठीक है? चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, ब्रिज हेड सेंटर एल्काइल हैलाइड नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक्स वो कंपाउंड जिनके पास ब्रिज हेड सेंटर है और उस पर एल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है? बोलो पता चल रहा है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ना SN1 देंगे और ना ही SN2 देंगे। बोलो क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बहुत ध्यान से देखना,
ये, तो ये वाला जो है ना, जहां पे चारों जगह एक ही जगह पे मिल रही सारी चीजें, वो ब्रिज हेड है। वो क्या है? ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड है, तो ये कभी भी SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन नहीं देगा। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे, ये यहां पे भी दिख रहा है ब्रिज हेड। अच्छा देखो एक और दूं, ये भी SN2 और SN1 नहीं देंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स इज हेलोजन, Cl लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, एकदम रॉन्ग और एक्स को सेम समझ लेंगे। अब बोलो, क्या ये SN1 SN2 रिएक्शन कुछ देगा? देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड ये है, ब्रिज हेड ये है, और ब्रिज हेड पे हेलोजन नहीं लगा है, तो ये रिएक्शन देगा, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो पता चला? दूसरा पॉइंट, विनाइलिक हैलाइड not gives nucleophilic substitution reaction। विनाइलिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कैसे? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, विनाइलिक हैलाइड पहचान रहे हो? देखो क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, यानी क्या हो जा रहा है यहां पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जा रहा है, और इसी वजह से ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरी चीज सुनो, अगर हम एलाइलिक हैलाइड को यूज करें तो एलाइलिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, SN1 तो देता ही है, SN2 भी देता है। बस SN2 में ऑर्डर क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर विनाइलिक एलाइलिक हैलाइड भी लगाया ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, आप आगे लिख लेंगे, है ना। अगर मैंने बोला नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड is also very reactive towards SN2 reaction। एलाइलिक हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए बहुत रिएक्टिव है। जैसे एग्जांपल देखो, CH3X है और CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X है और CH3 CH2X है, तो ये तो मिथाइल हैलाइड है, ये तो मिथाइल हैलाइड है, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये वाला एलाइलिक हैलाइड है। अब देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मिथाइल हैलाइड ही होता है, लेकिन अब एलाइलिक और 1 डिग्री में एलाइलिक ज्यादा रिएक्टिव होता है, और 1 के बाद फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये बात बेटा अपने को दिमाग में होनी चाहिए, है ना। अगर ये नहीं तो काम खराब हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अल्फा पोजीशन, यानी अगर अल्फा कार्बन से हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, अगर अल्फा कार्बन से हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, तो भी बहुत फास्ट SN2 रिएक्शन देता है ना। तो SN1 देता है। SN1 रिएक्शन इज मोर favorable if heteroatom is attached to alpha carbon। किससे अटैच है बेटा? अल्फा कार्बन से अटैच है ना। कैसे? देखो एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2O CH2 और X। अब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा से देखो हेट्रो एटम, ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, हेट्रो एटम का मतलब क्या? कार्बन नहीं होना चाहिए, है ना, कार्बन नहीं होना चाहिए। इन जनरल आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अब बताओ जरा,
अगर आपने यहां से हेलोजन हटा दिया तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH2O और CH2 पॉजिटिव। और क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, क्या यहां पे रिजोनेंस हो रही है, और यहां पे रिजोनेंस होने की वजह से SN2 रिएक्शन क्या होगी, सॉरी SN1 रिएक्शन क्या होगी, बहुत फेवरेबल होगी। SN2 नहीं होगी, ये SN1 बहुत फेवरेबल होगी। बोलो क्लियर है, कर पाओगे? तो इसी के साथ आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है समाप्त, है ना। कर लो बेटा नोट।